पत्रिका में आज के अंक के अब तक के सार का आकलन किया जाए तो महसूस होगा कि इसका निष्कर्ष हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से ताल्लुक रखता है और इसी अस्मिता के प्रचार प्रसार में सहचारिणी रही है पिछले लगभग 9 दशकों से आपकी अपनी आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो। इस संस्था ने भी राष्ट्र निर्माण में अनन्य भूमिका निभाई है, निभा रही है और निभाएगी। कह सकते हैं कि अन्य माध्यमों से बेहतर। साहित्य संस्कृति सेवी अशोक वाजपेयी एक दशकों पुरानी याद हमसे साझा करते हैं। पहली बार मैं जब गया तो आकाशवाणी एक किसी पुरानी इमारत में, पुराने भोपाल में उसका केंद्र था। वहाँ मेरी उम्र समझिए कि 17-18 साल की थी। उन दिनों इलाहाबाद के आकाशवाणी केंद्र से एक स्वरवेला नाम का कार्यक्रम होता था जो सप्ताह में एक बार आता था और हम लोग उस कार्यक्रम को बड़े मनोयोग से सुनते थे क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कवि, शमशेर बहादुर सिंह, कवि विजय देव नारायण शाही इत्यादि कविता पाठ करते थे। मुझे बिल्कुल पूरी तरह से याद है कि अगर एक बार का हम मिस कर जाएं तो उससे बड़ा दुख होता था। मुझे ये भी याद है कि उसके पहले 31 जनवरी को जब महात्मा गांधी की शव यात्रा चली तो उसका आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहा था। तो हमारे घर तो रेडियो नहीं था उन दिनों, पर हमारे एक संबंधी थे नायब तहसीलदार, उनके घर था। तो मुझे अभी भी वो दृश्य याद है कि हम लोग तो अंदर बैठे थे और ये जो 2 उद्घोषक जो आकाशवाणी में आंखों देखा हाल सुना रहे थे, एक कोई एन.के. मित्तल या ऐसा कुछ नाम था और दूसरे वो मेलविल डिमेलो, तो इन दोनों का गला भर जाता था। हाँ, मतलब बहुत ही भावुक हो उठते थे। तो हम लोग सब रोने लगते थे और हमारे रोने की लहर जो है वो बाहर जाती थी। वहाँ करीब 200 आदमी जमा था जिसको सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन वो भी सिसकने और सुबकने लगता था। तो आकाशवाणी तो हमारे जीवन के बहुत ही मार्मिक क्षणों में हमारे साथ थी। और उस समय एक और बात है, मेरी एक कविता है उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन, वो रेडियो पर ही सुन रहा था। उसमें लिखा भी है रेडियो पर सरोद वादन सुनते हुए। उस जमाने में आकाशवाणी ने संस्कृति के क्षेत्र में और विशेषकर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद शास्त्रीय संगीत राजघरानों से गायब हो गया था क्योंकि राजघराने सब खत्म हो गए थे। उस समय आकाशवाणी में ऐसा कोई बड़ा कलाकार ही नहीं है जो उस पर नौकरी न करता हो। और आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम तो बहुत ही प्रसिद्ध और सुप्रतिष्ठित थे। उसमें किसी संगीतकार का आना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने की आकाशवाणी में जो संगीत संग्रहित है वो भारतीय संगीत की विरासत का एक बहुत ही मूल्यवान हिस्सा है। आकाशवाणी की यात्रा में अगर श्रोताओं के उत्साह का योगदान रहा है तो सोचिए हम प्रसारण कर्मियों के बारे में जो विभिन्न केंद्रों से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां मौसम कैसा भी हो, कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। क्यों न श्रोताओं को संक्षेप में बताया जाए कि प्रसारण कर्मियों के जीवन में आकाशवाणी की प्रत्येक धुन कौन सी संवेदनाओं को मुखरित करती है। संगीत सेवी आकाशवाणी की कार्यक्रम प्रमुख वीणा पहाड़ी। हमारे आकाशवाणी संकेत धुन की जो रचना है वो एक विदेशी शरणार्थी वॉल्टर कॉफमैन ने की, लेकिन उसमें हमारे हिंदुस्तान के लोग भी जुड़े हुए हैं। और जिस वाद्य पे उन्होंने इस धुन को बजाया और तैयार किया इस रचना को, वो वायलिन, वो भी एक विदेशी वाद्य रहा है। लेकिन आज के समय में वायलिन का इतना प्रयोग हो गया है हमारे संगीत में कि ऐसा लगता है जैसे ये अपना ही वाद्य रहा होगा। इसकी खूबसूरती देखिए कि सिर्फ वायलिन और तानपुरा है। अगर आज हम कोई धुन बनाएंगे तो आज के समय में वाद्यों में इतनी क्रांति आ चुकी है
कि ना जाने हम कितने वाद्य उसमें डालेंगे, लेकिन इस धुन में केवल एक वायलिन और एक तानपुरे का इस्तेमाल किया गया है। तो संगीत जो है किसी सरहद का मोहताज नहीं है, ये बहुत वैश्विक है। मतलब एक विदेशी कलाकार कंपोजर ने आके इसे कंपोज किया और हमारे हिंदुस्तानी संगीत को उन्होंने सीखा, जाना, क्योंकि ये राग शिवरंजनी पर आधारित है। तो विदेशों में तो इस तरह के राग होते नहीं हैं, कॉम्पोजिशंस होती हैं, स्वरों की रचनाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी संगीत रागों पर आधारित है तो इस राग को उन्होंने चुना। और इस राग के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये राग हमने कर्नाटक संगीत से ऑप्ट किया है और जिसका कोई समय सिद्धांत नहीं है। यही सोच के मुझे लगता है कि उस समय राग उन्होंने चुना। हमारे पहले जो ट्रांसमिशन हुआ करते थे वो 24 घंटे तो नहीं हुआ करते थे, सुबह ही शुरू हुआ करते थे। तो इस धुन को सुनने के बाद और जो इसकी रचना करी, जिस तरह से उन्होंने संगीत की रचना करी है, ऐसे लगता है कि ये उसी समय के लिए बनी है। इसके जो स्वर रचना है, इसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ सुनने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ आने वाला है। मतलब मैं बचपन से, आज मेरी आयु 60 वर्ष की है, जब मैंने पहली बार सुना होगा तो मेरी आयु 5 वर्ष की होगी। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती आज कि अगर इस धुन का कोई विकल्प भी हो सकता है। ये संकेत धुन, ये रेडियो की आत्मा है। साहित्यविद और आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई। देखिए, ये मेरे बचपन के दिन हुआ करते थे और बचपन के दिनों में आप जानते हैं कि किसी भी तरह की जो स्मृति होती है, वो चाहे दृश्य की स्मृति हो, ध्वनि की स्मृति हो, संगीत की स्मृति हो, बहुत तीव्रता के साथ आपके भीतर बस जाती है और उसके साथ आपका एक ऐसा राग पैदा होता है कि वो आपके रोज के जीवन को निर्धारित करता है। तो आकाशवाणी और आकाशवाणी की जो सिग्नेचर ट्यून है, उसके साथ मेरे जीवन के अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। उनमें पहला प्रसंग तो ये है कि जो इस तरह का जो कंपोजिशन है, जिसमें एक गति है, जिसमें एक आह्वान है, जिसमें एक आकर्षण है और जिसमें हम ये पाते हैं कि कुछ नया संसार हमारे सामने खुलने को है। तो वही भाव मेरे मन में बचपन से था। तो जैसे ही वो धुन सुनाई देती थी तो मैं बहुत सजग होकर बैठ जाया करता था और भक्ति संगीत से लेकर जो दूसरी और तीसरी सभाओं में, वो चाहे स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम हो, चाहे समाचार हो और चाहे संगीत, नाटक और इस तरह के कार्यक्रम हो, उनके साथ हमारा समय और हमारा जीवन एक तरह से एक मेक हो गया था। उसको बंधना नहीं कहेंगे, मतलब जैसे दूध में पानी मिल जाता है, उस तरह से उस सिग्नेचर ट्यून के साथ हमारा जो जीवन था वो घुल मिल गया था और हमने दुनिया को उस धुन के जरिए और आकाशवाणी कार्यक्रम के जरिए उसको देखना शुरू किया, दुनिया को।